फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये है केमिस्ट्री का पार्ट 1 यानी पहला वीडियो है। ये केमिस्ट्री का कौन सा वीडियो है? पहला वीडियो है। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्या? मैटर यानी पदार्थ। चैप्टर का नाम क्या है? पदार्थ है। तो ये बताइए, चैप्टर का नाम है क्या? मैटर MEATTER। क्या है? मैटर यानी पदार्थ। पहला चैप्टर हमारा क्या है? पदार्थ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए, पदार्थ कहते किसको हैं? पदार्थ यानी मैटर किसको कहते हैं? तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। पदार्थ उसी को कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक ईंट। ये है ईंट है हमारे पास। ये है हमारे पास ईंट। तो ईंट है तो ये क्या है? पदार्थ है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इस पदार्थ को क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं ये एक आकार घेर रहा है। कितना जगह घेरा है? इतना जगह घेरा है। यानी ये क्या कर रहा है? एक आकार घेर रहा है। हाँ, तो ये पदार्थ हो गया। जैसे वायु है ना, ये है वायु। जब हमारे शरीर पे, त्वचा पे स्पर्श होती है तो क्या होती है? अनुभव होता है। हवा अनुभव हो रहा है कि हवा चल रहा है, तो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। जल हो गया। जल क्या होता है? जल को हम छूते हैं तो अनुभव होता है ना, तो जल हमारा क्या हो गया? जल एक प्रकार का पदार्थ हो गया। जैसे हवा हो गया, जल हो गया और वस्तु हो गया। देखो, पदार्थ में वजन और आयतन होता है। पदार्थ में क्या होता है? वजन और आयतन होता है। अब कैसे? हवा में कहोगे वजन नहीं होता है, तो देखना क्या करना। एक गुब्बारा लेना, पहचान के लिए एक गुब्बारा लेना। उस गुब्बारे में हवा भर देना। एक खाली गुब्बारा लेना, केवल खाली गुब्बारा, और दोनों को तुम भार तौलना। उसको क्या करना? तौलना। देखना इसका भार अधिक होगा, इसका भार कम होगा। तो क्या कह सकते हैं? क्या ये सकते हैं कि हवा में भी क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? हवा में भी भार होता है। ठीक है। अब देखिए, पदार्थ के प्रकार। टाइप ऑफ मैटर क्या होता है? टाइप ऑफ मैटर, पहला होता है भौतिक गुणों के आधार पे। भौतिक गुणों के आधार पे यानी क्या कर सकते हैं? देखकर, छूकर और महसूस करने के आधार पर, जैसे ठोस, द्रव और गैस के आधार पे होता है। और दूसरा क्या होता है? रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार यानी आंतरिक बनावट होती है। आंतरिक बनावट के आधार पर क्या होता है? पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे है कण हमारे पास, ये है कण, एक कण है ना। ये कण सारे मिलेंगे तो क्या होंगे? ये हमारे पास पदार्थ का निर्माण करेंगे। देखिए, ये क्या होंगे? कणों से मिलकर बना है पदार्थ ना। ये देखिए, पदार्थ का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो कण क्या होता है? पदार्थ में क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं। उसी छोटे छोटे कण से मिलकर क्या बने होते हैं? पदार्थ बने होते हैं। जो छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, जो हमारी नंगी आँखों से नहीं दिखाई दे सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए, इसमें तो बड़ा बड़ा हो गया, जूम करके दिखाया है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है? कण क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म और नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या होता है? कण जो होता है, पार्टिकल जो होता है, क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। कण के बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है। कणों के बीच, दो कणों के बीच क्या होता है? जैसे ये दो कण है ना, इनके बीच क्या होंगे? कुछ गैप होंगे, कुछ खाली स्थान होंगे। ठीक है। अब कण हमेशा गति करते रहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ, इसमें कणों से मिलकर बना होता है ना, तो इसमें जो कण होते हैं ना, हमेशा कंपन करते रहते हैं। क्या होते हैं? हमेशा कंपन करते रहते हैं। कण को एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। और क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, ये कण है, ये हमारे पास ये हो गया ना। अब देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया ना। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो कण है ना, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं। जैसे ये है ईंट है, ये ईंट है ना, और कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं किए होते तो क्या होता है? ईंट बिखर जाता। क्या होता है? ईंट बिखर जाता। एक दूसरे को आकर्षित किए होते, एकदम टाइटली, एकदम क्या कर लेते हैं? एकदम टाइटली क्या रखते हैं? तो बांधे रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं। तो उसी से क्या बनता है? हमारा
पदार्थों का निर्माण होता है। बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण। कण क्या करते हैं, एक दूसरे में आकर्षित कर रहे होते हैं और क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण कितने होते हैं। तो पदार्थ तो होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे। पहला क्या होता है, ठोस होता है। दूसरा द्रव। तीसरा क्या होता है, गैस होता है। पदार्थ, अब देखिए ठोस है ना, तो यहाँ पे ईंट है। अब ईंट का आकार नहीं बदला जा सकता। उसको अगर किसी बर्तन में ईंट को रख दिए, जैसे ये बर्तन है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एक बर्तन है। यहाँ पे पर समझते हैं। ये है हमारे पास, ये हमारे पास है ईंट। ईंट हो गया ना, ये हो गया बर्तन। ये क्या हो गया, बर्तन हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, ईंट। अब देखो ईंट ऐसे है, ईंट है ना। अब देखिए हमने क्या किया, इस ईंट को यहाँ से निकाला। क्या किया, इस ईंट को निकाला हमने और कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। अब देखो अब ईंट को निकाल के हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, जितना बड़ा है, जितना आकार का है, उसी आकार का हो गया। अब हम ऐसे बर्तन में रख दिए, किसी और बर्तन में, देखिए इस वाले बर्तन में रख दिए ईंट को उठा के, तो भी क्या होगा, वो भी ईंट कैसे होगा, वैसे ही बर्तन में होगा ना, उतना ही बड़ा होगा। तो क्या होता है, ठोस जो होता है ना, ठोस का आकार नहीं बदलता है। ठोस क्या करता है, अपने आकार नहीं बदलता है, अपना आयतन भी नहीं बदलता है। जैसे 5 किलो का है तो अगर यहाँ पे ज़मीन पे रखें तो 5 किलो का है, दीवार बनाएंगे तो 10 किलो थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो आयतन भी नहीं बदलता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल के बर्तन में रख दो, मोबाइल हो गया, ईंट हो गया, एक बर्तन में रख दो, तो क्या अपना आकार बदल लेगा, नहीं बदलेगा। जैसे अगर ऐसे मोबाइल है तो मोबाइल भी वैसे ही रहेगा। अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा द्रव। द्रव क्या है, एक निश्चित आयतन बदलता रहता है। आयतन तो नहीं बदलता है, आकार बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे हो गया, ये देखिए, जैसे क्या हो गया, ये हमारे पास एक बर्तन हो गया, एक ये हमारे पास बर्तन हो गया ना। ये हो गया हमारे पास जल। अब देखो ये जल जो है इतने बड़े पात्र में रखा गया है, कितना, इतना बड़ा पात्र में रखा गया है। और इसी जल को हम इसमें डालेंगे तो कैसे, अपना आकार बदल लिया ना। पहले था इस भगोने के आकार का, अब हो गया ग्लास के आकार का, हो गया। तो क्या होता है, द्रव अपना आकार बदलता रहता है। अगर इसमें 1 लीटर है तो इसमें भी जाएगा तो 1 ही लीटर होगा कि 2 लीटर हो जाएगा, नहीं, इसमें अगर 1 लीटर है तो इसमें भी 1 लीटर ही रहेगा। जैसे क्या हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। और गैस क्या होता है, एक अनिश्चित आकार का होता है और अनिश्चित आयतन होता है। जैसे देखो यहाँ पे है गैस, ये गैस है। अगर हम इस गैस को क्या करें, यहाँ पे कुछ गैसें हैं, अगर इस गैस को हम खोल दें तो क्या होगा, तो पूरे, जैसे एक कमरा है, ये हमारे पास एक कमरा है ना। इस कमरे को यदि हम क्या करें, इस कमरे में यदि किसी गैस को खोल दें तो क्या होगा, पूरा कमरे का आकार धारण कर लेगा। इसलिए इसका ना आयतन निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है। जैसे हवा हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे हवा हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, डिफ्यूज़न। अगर ये बढ़िया से पढ़ लिए तो समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण। डिफ्यूजन का अर्थ क्या होता है, विसरण, यानी कणों का एक दूसरे से मिल जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे 2 कण हैं, 2 कण यदि आपस में मिल गए तो क्या होता है, डिफ्यूजन हो गया। जैसे पानी का कण और चीनी का कण, पानी का कणों का चीनी में कण, जैसे एक गिलास है, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया गिलास। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें पानी है, इसमें पानी है ना, हमने क्या किया, इसमें चीनी डाल दिया। ये देखो ये है चीनी, रुक जाइए चीनी लिखा रहे हैं। ये हो गया चीनी, ये देखो ये क्या हो गया, चीनी हो गया या नमक कह सकते हैं, चीनी या नमक हो गया, हो गया। अब देखो इसमें जब ये जाएगा तो क्या होगा, इसमें जब जाएगा तो घुल जाएगा तो हमें चीनी तो दिखाई नहीं देगा, केवल पानी दिखाई देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। द्रव का ठोस में घुलना, द्रव का ठोसों का द्रव में घुलना, ये क्या हो गया, द्रव का ठोस में घुलना।
हो गया। अब देखिए द्रव का द्रव में जैसे क्या करें, दूध में पानी मिला दें तो क्या होगा, डिफ्यूज़न हो जाएगा, विसरण हो जाएगा वो। जैसे ऑक्सीजन को जल में घुलना, जैसे देखो देखो जल में ऑक्सीजन का मिश्रण, एक जल है, जल में क्या होता है, ऑक्सीजन घुला होता है ना, तो जल में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जैसे मछलियाँ जो पानी में सांस लेती हैं, किससे लेती हैं, कहाँ से लेती हैं, तो उसी में जो जल में जो ऑक्सीजन होता है ना, उसी से सांस लेती हैं और उसी से जिंदा रहती हैं। तो जल में ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया, द्रव का गैस में विसरण। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया ना, आगे है दृढ़ता। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब क्या होता है, रिजिडिटी, रिजिडिटी, रिजिडिटी। अब देखिए बल लगाने पर आकृति में परिवर्तन होने के गुण को दृढ़ता करते हैं। यदि देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे लोहा है, लोहा है ना, ये हमारे पास लोहा है। अब देखिए यदि हम इसको पीटे तो आकृति में परिवर्तन हो गया ना, आकृति में परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया, यही होगा दृढ़ता होगा। जैसे सबसे ज़्यादा दृढ़ता किसमें होता है, सबसे ज़्यादा दृढ़ता किसमें होता है, ये देखिए ये हमारे पास है ठोस में। तो ठोस में जैसे ये लोहा क्या है, ये लोहा ठोस है ना, अगर हम लोग इसे पीटे तो क्या होगा, अपनी आकृति बदल देगा, अपनी आकृति बदल देगा। द्रव क्या होता है, ये हमारे पास है पानी, ये हमारे पास क्या है, तो जल है, ये जल है हमारे पास, जल है ना। अब हम क्या करें इसको, यदि हम इसको जल को पीटें, क्या करें, ये हमारे ये जल है, यदि हम क्या करें इस जल को पीटें तो क्या अपनी आकृति बदल देगी, नहीं, इधर बह जाएगी, इधर बह जाएगी, आकृति नहीं बदलेगी। गैसों का क्या होता है, गैस की तो हमेशा आकृति ऐसे ही रहती है। तो सबसे ज़्यादा दृढ़ता किसमें होती है, जिसे बल लगाने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये तो बिना बल का ही परिवर्तन हो जाता है, बल लगाने पर परिवर्तन हो जाता है, वो क्या होता है, दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। अब देखिए आ गया ना, तरलता क्या कहलाता है, फ्लूइडिटी, तरलता, तरलता क्या होता है, तो बहने का गुण होता है, उसे तरलता कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, यानी क्या होता है, जो पानी हो गया, ये हो गया पानी हो गया, ये हमारे पास हो गया लोहा हो गया, ये हो गया गैसें हो गया, ये हो गया गैसें। अब देखिए तो सबसे ज़्यादा कौन बहेगा, सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है कौन बहेगा, द्रव बहेगा, गैस बहेगा, द्रव और गैस बहेगा, बहेगा ना, कौन कौन बहेगा, द्रव होगा और गैस। और ठोस जो होगा ये होगा गैस, और ठोस जो होगा क्या होगा, ठोस नहीं बहेगा। ठोस क्या होगा, नहीं, यहाँ पे ईंट रख दें तो ईंट क्या बह जाता है, नहीं बहता है, जहाँ है वहीं पे रहेगा। ठीक है। हाँ, उसका कौन गुण है, तो फ्लूइडिटी यानी तरलता का गुण होता है, तरलता का गुण होता है। और हो गया संपीड़न, संपीड़न, संपीड़न किस में होता है सबसे ज़्यादा, तो ये देखिए एक ठोस है, ये है ठोस, इसको हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, दबा सकते हैं। ये हमारे पास क्या, द्रव, इसको भी हम दबा सकते हैं। ये हमारे पास है गैस, इसको भी दबा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन दबा सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दबा किसको सकते हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा हम लोग गैसों को दबा सकते हैं। जो एलपीजी गैस भरा जाता है ना, वैसे ही दबा के भरा रहता है, दबा के भरा जाता है, जिससे लिक्विड में बन जाता है और सिलेंडर में क्या होता है, प्रवेश कराया जाता है वैसे। अब देखिए सबसे ज़्यादा संपीड़न का गुण किस में होता है, गैसों में होता है, ये याद रख लेना। और उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है, उसको भी दबाया जा सकता है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, ना के मात्रा में ठोसों के पास। क्या ठोस इतना बड़ा है तो क्या उसको दबा के एकदम कम कर सकते हैं, या लिक्विड में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो क्या होता है, उसमें संपीड़न का होता है बहुत कम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप लोगों को बताए थे कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा दो और अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं, प्लाज्मा होती है और BEC होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसी होता है। क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसी। अब देखिए प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है। जब किसी परमाणु को उच्च ऊष्मा दी जाती है,
कोई भी परमाणु अगर उच्च ऊष्मा दी जाती है, अत्यंत हाई हीट दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ के चले जाते हैं और चमक पैदा होती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें क्या है, तब इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाते हैं तथा धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण बनता है, जिसे प्लाज्मा हम कहते हैं। ठीक है। एक और परिभाषा है क्या, जब किसी परमाणु को उच्च ऊष्मा दी जाती है तब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ के चले जाते हैं और चमक पैदा होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। ये उच्च ऊर्जा अवस्था में सबसे ज़्यादा इसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। निश्चित आकार और आयतन इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। इसके कण क्या होते हैं? देखिए, इसके कण अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं और उत्तेजित होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होता है प्लाज्मा में होता है। क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जावान होता है और उत्तेजित होता है, और ये चमकता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। चमकता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम क्रुक्स ने किया था 1879 ईस्वी में। प्लाज्मा की खोज किया था। ये पूछ चुका है एसएससी के पेपर में और पुलिस के पेपर में पूछ चुका है। नामकरण किसने दिया था? इरविन लैगम्यूर है। ठीक है। और देखिए, उदाहरण में सूर्य हो गया, तारे हो गया, बिजली की चमक, नियॉन लैंप हो गया। जैसे सूर्य देखें, सूर्य लाल है, किसके कारण है? प्लाज्मा के कारण है। इसमें प्लाज्मा भरा होता है। हाइड्रोजन गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस का बनता है, प्लाज्मा होता है। वही प्लाज्मा जो अत्यधिक ऊर्जावान होता है। तारे भी इसी से बने होते हैं। बिजली होता है ना, बिजली के बल्ब के अंदर होता है जो जलता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसमें भी क्या होता है? ये प्लाज्मा का ही गुण होता है। बीईसी देखिए ये बीईसी क्या है? तो पांचवी अवस्था है और प्लाज्मा का उल्टा है। वो एक अत्यंत गर्म होता है ना। क्या होता है? प्लाज्मा एकदम अत्यंत गर्म होता है, ये सबसे ठंडा होता है। बीईसी क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। इससे ठंडा किया ही नहीं जा सकता किसी पदार्थ को। जब किसी पदार्थ को 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने पर परमाणु की गति रुक जाती है। जैसे हम बताएं आपको, ये परमाणु होते हैं। परमाणु क्या करते हैं? परमाणु का इसमें गति करते रहते हैं। परमाणु क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। अब हम लोग इतना ठंडा कर दिए कि क्या हो गया? उनकी गति ही रुक गई। उनकी गति क्या हो गई? रुक गई। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 परमाणु हो गए, अलग अलग परमाणु हो गए ना, अलग अलग परमाणु हो गए, इसका भी गुण समान है, इसका भी गुण समान हो जाएगा। जब ठंडा करेंगे दोनों परमाणु का गुण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसी क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसी। अवस्था परिवर्तन। देखो, अब आ गए अवस्था परिवर्तन पे। किस पे? अवस्था परिवर्तन। अब देखिए, अवस्था परिवर्तन, ठोस, द्रव, गैस है। क्या है? ठोस, द्रव और गैस है। अब देखो क्या होता है। ये देखिए, ठोस का द्रव में, ये हमारे पास यहाँ पे है ठोस, ये है ठोस। ठीक है। ये है हमारे पास क्या है? ठोस। इस ठोस का यदि हम द्रव में बदलें, इस ठोस को क्या करें? द्रव में बदलें, लिक्विड में, तो क्या होगा? ठोस का द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गलन। उसको कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। गलन हो गया। ओके। बॉइलिंग कहते हैं। अब देखिए, बॉइलिंग कह रहे हैं, ठोस का द्रव में बदलना क्या होता है? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गलन। अब देखिए, ठोस का द्रव में बदल गया तो गलन हो गया। अब एक होता है गलनांक। गलनांक होता है ना, गलनांक हो गया। ये हो गया गलनांक। अब देखिए, एक होता है गलन, एक होता है गलनांक। तो गलन और गलनांक में अंतर क्या है? देखिए, ये क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, यहाँ पे एक पदार्थ है ये। ठीक है। ये गलेगा किस पे? द्रव में किस में बदलेगा? 500 डिग्री पे। 500 डिग्री अगर इसको टेम्परेचर दे दिए तो क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। तो गलनांक उसे कहते हैं कि जैसे देखो, यहाँ पे है 499 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हमने क्या किया? 499 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। क्या हुआ? द्रव में नहीं बदला ना। अब हमने जैसे 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया,
जैसे हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो क्या हो गया, ये द्रव में परिवर्तित हो गया। तो वही 500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, गलनांक, गलन का अंक है। जैसे क्या होता है, गलन की वह प्रक्रिया जिसमें आखिरी अंक गलनांक है। गलन की वह प्रक्रिया का आखिरी अंक क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। आखिरी अंक कौन है, यहाँ पे 1 डिग्री और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो गलनांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, गलन की प्रक्रिया का अंतिम तापमान या आखिरी अंक क्या होता है, गलनांक कहलाता है। इसे कहते हैं मेल्टिंग। अब देखिए एक होता है, ये हो गया ना। अब आ गया क्वथन। क्वथन क्या होता है, क्वथन क्या होता है। अब देखिए द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। आ गया। ठीक है। ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए द्रव है हमारे पास, ये है लिक्विड है, लिक्विड है ना। अब इसको हम गैस में परिवर्तन कर रहे हैं, गैस में परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये बॉइलिंग यानी क्वथन होगा। क्या होगा, क्वथन, क्वथन हो गया। वैसे सेम टू सेम क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक क्या है कि क्वथन की वह प्रक्रिया के आखिरी अंक को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्वथनांक। जैसे वो पानी लीजिए, पानी है हमारे पास, द्रव में है। पानी क्या है, द्रव में है। अगर हम इसको 99 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो क्या होगा, अभी पानी वो गैस में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। अब जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, वो गैस में परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे पहुंचेगा वही क्या होता है, क्वथनांक। क्वथन के आखिरी अंक को क्या कहते हैं, क्वथनांक। ये कौन सी प्रक्रिया होती है, एक होती है समष्टि प्रक्रिया होती है। क्या होती है, समष्टि घटना होती है। एक क्या होती है, बल्क फिना, एक होता है सरफेस फिनामेना होता है। बल्क फिनामेना एक सरफेस सतही परिघटना, एक होती है समष्टि परिघटना। देखिए सतही परिघटना क्या होती है और समष्टि परिघटना क्या होती है। एक होती है सतही परिघटना, क्या होती है, एक होती है सतही परिघटना, सतही परिघटना, एक होता है समष्टि परिघटना। तो सतही परिघटना किस में होती है, तो एक होता है वाष्पन में होती है। तो वाष्पन अभी पढ़ाएंगे। पहले देखिए क्वथन क्या होता है, क्वथन बताया ना, उसमें क्या होता है, बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना यानी क्या होती है, समष्टि परिघटना। समष्टि परिघटना में ये होती है कि यहाँ पे जैसे इसमें जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है कि पूरा जल गर्म होगा। पहले पूरा जल क्या होगा, गर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। तो ये होती है समष्टि परिघटना होती है। जल 100 डिग्री पे गैस में बदल जाता है। क्या होता है, 100 डिग्री पे गैस में बदल जाता है। अब देखिए हो गया ना। अब देखिए क्या है, यह बल्क फिनोमेना समष्टि घटना है। ठीक है, 100 डिग्री पर क्या होता है, गैस में बदल जाता है ये। क्वथन पूरे द्रव में, वाष्पन केवल ऊपरी सतह। देखिए जो क्वथन होता है पूरे द्रव में होता है और वाष्पन क्या होता है, पूरे सतह में होता है। ये तो अभी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आ गए वाष्पन पे, इवोपरेशन। अब देखिए द्रव के ऊपर सतही, सतह की ऊर्जा। देखो द्रव है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास एक नदी, नदी हो गई। अब देखिए ये नदी है ना, नदी पे पानी जो वाष्प बन के उड़ता है, कैसे उड़ता है, तो देखो ये सतह का है, ये सतह का है ना, ये है सतह पे, सतह पे है। अब देखो क्या होता है इस पे, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नीचे जो ऊर्जा होती है, नीचे के जल की ऊर्जा होती है वो कम होती है। नीचे क्या होती है, ऊर्जा कम होती है, और ऊपर क्या होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है। जिससे ये 100 डिग्री के पहले भी क्या होता है, कुछ और ऊर्जा पाके वाष्प बन के उड़ जाता है। ये क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। उसी को कहते हैं वाष्पन। इसे सतह पे हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सतही परिघटना। क्या होता है, इस घटना को सतही परिघटना कहते हैं। ये 100 डिग्री से कम पे क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। जैसे ये हमारे पास है एक, एक हमारे पास है इतना, ये है हमारे पास इतना बड़ा बर्तन है ना, इतना बड़ा बर्तन है। एक है यहाँ से यहाँ तक एक बर्तन। तो ये बताइए इसमें भी उतना ही पानी है, इसमें भी उतना ही पानी है ना। तो हमको ये बताइए कि सबसे ज़्यादा वाष्प किस में बन के उड़ेगा, इसमें या इसमें, बताइए आप लोग। तो जाहिर सी बात है किस में बनेगा, इसमें बनेगा ना,
क्यों? क्योंकि इसका सतह ऊपर का क्या है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दूरी तक है। इसमें क्या है, इतना छोटा है। तो सबसे ज़्यादा वाष्पन की क्रिया किस में होगी, इसमें होगी। सबसे ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा। क्या होगी इसमें, हाई होगी। इसमें क्या होगा, लो होगा। ठीक है। अब देखिए उदाहरण, जैसे ये हो गया ना, सड़क का पानी सूख जाना, ये भी सतही पर। गर्मियों में कपड़े का सूखना, देखो गर्मियों में कपड़े का सूखना एक और उदाहरण है। क्या होता है, उसमें जो होता है ना, जब हवाएं चलती है, हवाएं, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जल को क्या कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं, और कपड़े सूख जाती हैं। अब देखो मटके का पानी स्वतः ठंडा कैसे रहता है, तो हमारे पास है मटका। ये देखो हमारे पास क्या है, एक मटका है, ये है मटका, ऐसे ही रहता है ना, नहीं, ये क्या है, मटका है हमारे पास। ये आ गया ऐसे मटका, ये हो गया मटका, हो गया। अब देखिए इसमें हमने भर दिया क्या, पानी, पानी है। अब क्या होता है ना, कि जो किनारे का पानी होता है, जो किनारे का पानी होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा भी पड़ता है, तो इसमें होता है छोटे छोटे छिद्र। मटके में जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो छोटे हैं छोटे छोटे छिद्र। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब क्या होता है कि इधर से टेम्परेचर पड़ता है ना, तो यहाँ से इनके पास कुछ ऊर्जा होती है, और अंदर से कुछ, अंदर के पानी से कुछ ऊर्जा खींच लेती है अपने पास। खींचने के बाद क्या करती हैं, यहाँ से वाष्प बन के उड़ जाती हैं यहाँ से। तो बहुत धीरे धीरे परिघटना होती है, और क्या होती है, यहाँ से वाष्प बन के उड़ जाती है, और अंदर का पानी ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या होता है, ठंडा होने लगता है, और मटके का पानी ऐसे ही ठंडा होता है। अब चलिए तो नेक्स्ट, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, क्या होता है। अभी बताएं आपको, क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन बढ़ जाता है। जैसे अपनी बताएं, इतना बड़ा रखेंगे, एक इतना बड़ा बर्तन रखेंगे, बड़ा, जैसे क्या होता है, ये बताया ना, एक इतना बड़ा बर्तन रखिए, एक इतना बड़ा बर्तन रखिए, तो सबसे ज़्यादा वाष्पन कितना, किस में होगा, इसमें होगा ना, इसमें सबसे ज़्यादा हाई वाष्पन होगा, इसमें क्या होगा, लो होगा। तो क्षेत्रफल किसका अधिक है, इसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका कम है, तो क्या हो सकता है, क्षेत्रफल में वाष्पन बढ़ता है। हवा की आर्द्रता बढ़ने पे बढ़ता है। अब देखो क्या होता है, वाष्पीकरण घटता है। जैसे पहले से मान लो यहाँ पे हवा है, हवा का कण है ना, जैसे यहाँ पे हवा का कण है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर पहले से इसमें नमी है, हल्की हल्की नमी है, नमी है ना, इसमें से नमी है। तो अब ये बताएं आप, जब इसमें पहले से हल्की नमी है, तो क्या यहाँ से अगर, क्या ये पानी, इसमें मान लो नमी भरा हुआ है, तो क्या अब और पानी सूख सकता है, नहीं सूख सकता है। जब और पानी नहीं सूख सकता, तो यहाँ से वायुमंडल में जितनी भी हवाएं हैं, जैसे आपने जितनी भी पानी, जैसे कपड़े खींच के रखे होंगे, कपड़े रखे होंगे धो के, तो क्या वो खींच पाएगा, पानी खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। उसी तरह गर्मियों में देखते हैं, एक ठंडियों में देखते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठंडियों में कितना भी तेज़ हवा बह जाए, तो क्या होता है, कपड़े धीरे सूखते हैं। क्यों, उसमें नमी होती है, हवा में नमी होती है, और पानी शोषण करने की क्षमता कम होती है उनके पास। ऐसे में क्या है, पूरी हवाएं सूखी होती हैं और पानी को धारण कर लेती हैं। हवा का तापमान बढ़ने पर हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वाष्पन बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। हवा की गति बढ़ेगी, फिर भी वाष्पन बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो हमने दो बता दिया है, क्या बताया है, बॉइलिंग बताया है, और बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक होता है ठोस से द्रव में, अगर ठोस से नहीं, एक बताए हैं द्रव, द्रव से ठोस में बदलेगा तो क्या कहते हैं उसको, फ्रीजिंग। मान लो यहाँ पे हमारे पास पानी है, पानी है ना, अगर डायरेक्ट वो ठोस में बदले, पानी क्या होता है, बर्फ़ में बदल जाता है। अगर ठोस का बर्फ़ में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। क्या होता है, फ्रीजिंग कहलाता है। और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है। वैसे ही होता है, हिमांक होता है, हिमयान का क्या होता है, हिमांक होता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर ठोस है डायरेक्ट गैस में बदल जा रहा है तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। और गैस का डायरेक्ट ठोस में बदल जा रहा है तो क्या होगा, निक्षेपण होगा। हो गया। एक होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अब देखो ये है ना, वही हो गया ऊर्ध्वपातन का, ठोस का गैस में बदल जाना। जैसे कपूर हो गया, ड्राई आइस हो गया। कपूर समझते हैं, कपूर और ड्राई आइस जो शादियों में यूज होता है, शुष्क बर्फ,
उसको कहते हैं। और क्या होता है, वो भी ऊर्ध्वपातन में होता है। अब देखिए क्या होता है, एक है, यदि 1 ग्राम हम बर्फ़ ले लें, एक क्वेश्चन आ सकता है क्या, ऐसे आता भी है क्वेश्चन। ये हमारे पास हमने क्या किया, 1 ग्राम बर्फ़ ले लिया, कहाँ गया, 1 ग्राम क्या ले लिया हमने, बर्फ़ ले लिया बर्फ़। हमने क्या किया, 1 ग्राम पानी ले लिया, इसका तापमान भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका तापमान भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एनर्जी किसकी अधिक होगी, ये एनर्जी किसकी अधिक होगी, अब बताइए एनर्जी किसकी अधिक होगी। चलिए, तो जाहिर सी बात है ये बर्फ़ है। अब बर्फ़ को अगर पानी बनाना हो तो थोड़ा कुछ एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो बर्फ़ को पानी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। क्या करना होगा, कुछ एनर्जी देना होगा। जब हम क्या करें, इसको एनर्जी देंगे कुछ, तो क्या होगा, एनर्जी किस में अधिक होगी, इसमें अधिक होगी ना। हाँ, उसी प्रकार ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जल है, ये वाष्प है, तो एनर्जी किसको और देंगे तो वाष्प में बदलेगा, इसको। तो ये हो गया हमारे पास, की तुलना में भाप से जलने पर अधिक नुकसानदायक होता है। क्यों, क्योंकि गर्म पानी में कम ऊर्जा होती है और भाप में क्या होती है, ज़्यादा ऊर्जा होती है। अवस्था परिवर्तन में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अवस्था परिवर्तन में दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखो, गैस को दाब बढ़ाने पर क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। अगर कोई भी गैस हो, यदि हम क्या करें, उसको दाब बढ़ाएंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, वो गैस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा ना। देखिए उदाहरण में सिलेंडर में गैस भरते हैं, यहाँ पे है एक, यहाँ पे है। अगर मान लो हम क्या करें कि हमको केवल गैस अवस्था में भरना है, तो 15 किलो गैस है, तो समझ लो इतना भरें, इतना बड़ा हो जाएगा बर्तन, और उसी को कंप्रेस करके भरें तो क्या होगा, इतना छोटा बर्तन में हो जाएगा ना। हाँ, तो वही क्या करते हैं, कंप्रेस करके क्या करते हैं, गैस को भरा जाता है। अब आ गया क्या, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, ये हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, वाष्प है। अब देखो, अगर इसको अब एनर्जी देंगे, एनर्जी दिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म हो गया ना पानी। अब और एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसका ताप नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा, ये जितनी भी ऊर्जा लगेगी किस में लगेगी, अब भाप बनने में लगेगी, तो ताप को बढ़ोतरी नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे वही कह रहा है, ये सूत्र नहीं है, वही कह रहा है कि यह ताप में बढ़ोतरी नहीं करती। यानी क्या होता है कि जो ठोस है, ठोस कह रहे हैं, अगर 100 डिग्री पानी है ना, अगर हम और उसको ऊर्जा दिए, देखो यहाँ पे दिखाया गया है क्या, कि 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी है ना, हमने क्या किया, इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा था पानी एक, हमने इसको गर्म किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, गर्म कर दिया। इसमें एनर्जी लगी होगी, तो गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा है। अब 100 डिग्री के बाद अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाप में बदल जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ा, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो क्या हो जाएगा, इसमें जितनी ऊर्जा दी जाएगी वो भाप में बदलने के लिए ये पानी दी जाएगी। यानी अगर उसके बाद से ऊष्मा देंगे तो भाप में बदलेगा, न कि उसका तापमान में बढ़ोतरी होगा। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बढ़ता है, ताप नहीं बदलता, ताप नहीं, यहाँ पर रहेगा नहीं, ताप नहीं बदलता है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 ग्राम हमारे पास जल है ना, क्या हमारे पास 1 ग्राम जल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको भाप में बदलने के लिए 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको भाप में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 533 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 533 कैलोरी ऊर्जा की। देखिए जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये क्या होती है, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। अब देखिए 1 ग्राम बर्फ़ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको हमको जल में बदलना होगा तो कितने कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तो 80 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होगी। ये क्या है, जल के लिए गलन की ऊष्मा होती है, जल के लिए गलन की ऊष्मा होती है। अभी हमने बताया कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, और द्रव से गैस की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं ना। अब देखिए उसी तरह आ गया कि यदि गैस है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं,
संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संघनन। उसको संघनन कहते हैं ना। अब देखिए वैसे ही है कि द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमयन कहते हैं, यानी फ्रीजिंग कहते हैं। वही जैसे हमने गलन का और क्वथन का परिभाषा बताया, सेम ऐसे हिमयन का, और जैसे गलनांक और क्वथनांक का बताया वैसे हिमांक का भी है। अब देखिए द्रव से ठोस में बदलने वाले आखिरी अंक को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। चलिए ठीक है, वैसे लिख लीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच से कर सकते हैं। पूरा बढ़िया कंटेंट मिल रहा है इसमें। आप लोग जाइए, इसका नोट्स बनाइए और बढ़िया से समझ के पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो